वॉर तो पुराने जमाने में होते थे, हाथ में ढाल लिए, घोड़े पे सवार, चारों तरफ गोला बारूद। लेकिन अब वॉर होते हैं तीखे शब्दों से। I'm in the pockets of some of the Somebody get a lightning charger. देखिए दोस्तों, आज के टाइम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज के पास दो ही ऑप्शन है। सबसे पहला, खुद के प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाओ, या फिर दूसरी कंपनीज को नीचा दिखाओ। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंपनीज आपस में लड़ती है और हर बार स्मार्टली अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने की कोशिश करती है। फिर चाहे वो रिन हो या टाइड, पेप्सी हो या कोका कोला, अमूल हो या टी सीरीज, हर कंपनीज इतनी तेज होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी, एप्पल कंपनी की कॉम्पिटिटर सैमसंग जितना पैसा वो अपना खुद का फोन बेच के कमाती है, उससे कई ज्यादा पैसा आईफोन बेचकर कमाती है। अब ऐसा कैसे, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। सबसे पहला, रिन वर्सेस टाइड। जंग खत्म करने के लिए अक्सर सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिन और टाइड में जो जंग हुई थी उसका कारण ही था सफेद रंग। देखिए, सफेद जंग की शुरुआत हुई थी 2009 में, जब टाइड ने अपना एक पाउडर लॉन्च किया जो कि रिन के पाउडर से काफी सस्ता था, और इस पाउडर के लिए उन्होंने चंदन और नींबू को मार्केट किया। अब दोस्तों, ऐसा करने से रिन जो मार्केट का लीडर था, लोग उसे कम यूज करने लग गए। अपने गिरते मार्केट शेयर को देखते हुए रिन ने भी प्राइस कम कर दिया, लेकिन इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। उसके बाद में रिन ने टाइड पर अपना पहला अटैक किया और कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दिया कि टाइड अपने कस्टमर्स को मिसलीड कर रहा है, और वो जो क्लेम करता है कि उसके डिटर्जेंट में चंदन और नींबू है, ये सरासर झूठ है। बट अगेन, इससे भी रिन की कोई दाल नहीं गली। फिर दोनों ने अपनी सेल्स और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग करनी शुरू की। सबसे पहले रिन ने एक टीवी कमर्शियल लॉन्च किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली टाइड को टारगेट किया। इस कमर्शियल में दिखाया गया कि रिन से धुले हुए कपड़े ज्यादा सफेद होते हैं एज कंपेयर टू टाइड। यहां तक कि उन्होंने दोनों प्रोडक्ट के नाम भी मेंशन किए थे, जो कि उस समय पर इंडियन एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स के खिलाफ थे। इस एड के बाद में टाइड कंपनी भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी अपनी एडवर्टाइजिंग को और एग्रेसिव बनाया और क्वालिटी और व्हाइटनेस पे फोकस किया। टाइड ने अपनी एड में खुद के प्रोडक्ट को ऊंचा बताया और इनडायरेक्टली रिन को चैलेंज किया। इस एग्रेसिव मार्केटिंग के नतीजे में दोनों ब्रांड्स की विजिबिलिटी और सेल्स टेम्पररी बढ़ गई, लेकिन आखिर में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI को इन दोनों के बीच में आना पड़ा और कुछ एड्स को बैन भी करना पड़ा, ताकि इन दोनों की तरह दूसरी कंपनीज भी आपस में ऐसा कुछ ना करें। दूसरा, सैमसंग वर्सेस एप्पल। आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि अगर सैमसंग नहीं होता तो हम आईफोन कभी भी यूज नहीं कर पाते। जी हां दोस्तों, सैमसंग का एक बहुत बड़ा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एप्पल ही है। देखिए, आज एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर जरूर होंगे, लेकिन आज से 17 साल पहले एप्पल और सैमसंग एक साथ काम कर रहे थे। एप्पल को अपना पहला आईफोन लॉन्च करना था, लेकिन उसके लिए एक ऐसे प्रोसेसर की जरूरत थी जिसमें वो एप्पल के iOS को चला सके। अब उस वक्त सैमसंग ही ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो इस प्रकार का प्रोसेसर बना सकती थी, इसलिए एप्पल ने सैमसंग से मदद मांगी और फिर सैमसंग ने भी एप्पल को प्रोसेसर बनाकर दे दिया। और दोस्तों, इसी तरह एप्पल ने सैमसंग की मदद से अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से ही एप्पल की डिमांड बढ़ने लग गई। अब बढ़ती डिमांड को देखकर सैमसंग ने सोचा कि उनके बनाए प्रोसेसर से अगर एप्पल का फोन मार्केट में चल रहा है तो क्यों ना हम खुद का एक फोन लॉन्च करें। और दोस्तों, इसी प्रकार 2009 में सैमसंग ने अपना सबसे पहला एंड्रॉइड फोन लॉन्च किया और यहीं से सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी सीरीज की शुरुआत भी की थी। उसके बाद में दोस्तों, एप्पल ने एक चीज ऑब्जर्व की कि इसका जो पूरा डिजाइन है, यूजर इंटरफेस है, वो आईफोन 1 से मैच हो रहा है। इसीलिए उन्होंने सैमसंग से उनके हर एक फोन के पीछे $30,000 की मांग की थी, लेकिन सैमसंग ने इस रिक्वेस्ट को कंप्लीटली इग्नोर किया। और उसके बाद में सैमसंग के इस बिहेवियर को देखकर एप्पल ने उसके ऊपर पेटेंट चोरी करने का केस कर दिया और उसके बाद में सैमसंग और एप्पल में आपसी समझौता हुआ। और दोस्तों, देखा जाए तो आज भी सैमसंग एप्पल को OLED स्क्रीन सप्लाई करता है, इसीलिए जितना पैसा सैमसंग अपने फोन बेच के नहीं कमाता, उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो एप्पल के आईफोन बेचने से कमाता है। तीसरा, पेप्सी वर्सेस कोका कोला। इसे कहते हैं फेमस कोला वॉर। असल में इस वॉर की शुरुआत 1890 में हुई थी, जब कोका कोला को टक्कर देने के लिए पेप्सी कोला मार्केट में उतरा। लेकिन दोस्तों, तब तक कोका कोला अपने सिग्नेचर फॉर्मूला और मार्केटिंग कैंपेन की वजह से कोला इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बन चुका था। अब दोस्तों, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए पेप्सी कंपनी ने एक चैलेंज की शुरुआत की, जो कि था पेप्सी चैलेंज। देखिए, ये चैलेंज काफी सिंपल सा था। इसमें लोगों को बिना बताए पेप्सी और कोका कोला दोनों पिलाया जाता था और उसके बाद में किसका टेस्ट बेहतर है ये पूछा जाता था। और दोस्तों, इसकी वजह से पेप्सी को इतनी सक्सेस मिली कि जहां पेप्सी को कोई जानता भी नहीं था, वहां इस चैलेंज के बाद में मार्केट में उसका शेयर काफी तेजी से बढ़ने लग गया। अब बढ़ते कंपटीशन को देखकर कोका कोला ने अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और उसका नाम रखा न्यू कोक, जो कि कोका कोला की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। क्योंकि दोस्तों, कुछ नया करने के चक्कर में कोका कोला का जो रियल एसेंस था
वो गायब हो गया था, क्योंकि उसमें कोका कोला का रियल टेस्ट आता ही नहीं था। और फिर लोगों ने कोका कोला पे उंगली उठाना शुरू किया, जिसकी वजह से कंपनी को काफी बैकलिश भी झेलना पड़ा। अब दोस्तों इससे बचने के लिए कंपनी ने ओरिजिनल फॉर्मूला के साथ फिर से पुराना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और उसका नाम रखा कोका कोला क्लासिक। इसके बाद में मार्केट में दोनों कंपनीज के शेयर इक्वल हो गए और यहीं से कोला वॉर की शुरुआत हुई। अब दोस्तों दोनों कंपनीज ने मार्केट में डोमिनेट करने के लिए मार्केटिंग पे पैसा बहाना शुरू कर दिया और इसी दौरान पेप्सी ने एक एड निकाली जिसमें उन्होंने कोका कोला को नीचा दिखाया। और इस एड का जवाब देने के लिए कोका कोला ने भी एक सिमिलर एड बनाकर पेप्सी को नीचा दिखाया। और ये मार्केटिंग कैंपेन एक एड वॉर में बदल गया। और दोस्तों आज भी दोनों कंपनीज अपनी एड में एक दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर बताने की कोशिश करती है। चौथा, टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई। देखिए दोस्तों आज मिस्टर बीस्ट नंबर 1 यूट्यूबर नहीं होता अगर प्यूडीपाई ने एक वक्त पर इंडिया से पंगा नहीं लिया होता। हाँ मुझे पता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। देखिए दोस्तों 2018 में प्यूडीपाई मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर था, वहीं आज वो टॉप 5 में भी नहीं आता। ऐसा क्यों? इसकी कहानी छुपी हुई है टी सीरीज के पीछे। देखिए 2018 में टी सीरीज जो कि एक इंडियन म्यूजिकल ब्रांड है, उसके सब्सक्राइबर अचानक से बढ़ने लग गए और ये सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि बहुत ही जल्दी प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंच गए। और जब ये बात प्यूडीपाई के फैंस को पता चली तो सब फैंस और दूसरे क्रिएटर्स प्यूडीपाई को सपोर्ट करने के लिए आ गए। उन्होंने प्यूडीपाई को टॉप पे बनाए रखने के लिए जगह जगह पे बिलबोर्ड लगाए। द हैकर जिराफ ने 50,000 प्रिंटर्स को हैक किया और उनमें प्यूडीपाई को सब्सक्राइब करने के लिए मैसेज प्रिंट किया। यहां तक कि स्ट्रीट स्क्रीन्स को भी हैक किया गया ताकि लोग प्यूडीपाई को सब्सक्राइब कर सकें। लेकिन दोस्तों बात तब बिगड़ी जब प्यूडीपाई ने टी सीरीज को डिस करते हुए एक गाना बनाया जिसमें उसने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और इसे देखते हुए उसके फैंस ने इंडिया और इंडियंस को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। प्यूडीपाई और उसके फैंस की इस हरकत की वजह से बहुत से इंडियंस ने उसे अनसब्सक्राइब कर दिया। इवन टी सीरीज के चेयरमैन और एमडी भूषण कुमार ने भी सोशल मीडिया पे #भारतविंस इस कैंपेन की शुरुआत की और उसके बाद में सभी एक्टर और इन्फ्लुएंसर प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज की बैटल में जुड़ गए। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद ये यूट्यूब वॉर ज्यादा ना बढ़े इसलिए दोनों साइड से आपसी समझौता हो गया। पर आज के दिन में अगर देखा जाए तो टी सीरीज दुनिया का सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब चैनल है और प्यूडीपाई 8th पोजीशन पर आता है। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर प्यूडीपाई इंडिया से पंगा नहीं लेता तो आज मिस्टर बीस्ट की जगह नंबर 1 यूट्यूबर प्यूडीपाई हो सकता था। पांचवा, अमूल वर्सेस नंदिनी। दोस्तों ये पहला ऐसा वॉर था जिसकी शुरुआत दो कंपनीज ने नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी। एक्चुअली हुआ ये था कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंसमेंट किया कि अगर गुजरात बेस्ड मिल्क ब्रांड अमूल और कर्नाटका बेस्ड मिल्क ब्रांड नंदिनी कोलैबोरेट करेंगे तो डेयरी सेक्टर की ग्रोथ रैपिडली हो सकती है। देखिए दोस्तों नंदिनी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का एक ब्रांड है और वहां के लोग उसे छोड़कर किसी दूसरे ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करते। अमित शाह के इस अनाउंसमेंट के बाद अपोजिशन लीडर यानी कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाने शुरू किए। उनके हिसाब से बीजेपी 49 साल पुराने मिल्क ब्रांड नंदिनी जो कि अमूल का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है उसे अमूल के साथ कंबाइन करके वन नेशन वन अमूल यानी कि अमूल को इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहती है। अब देखिए दोस्तों अपोजिशन के स्टेटमेंट्स के बाद अमूल और नंदिनी के बीच में कोई भरत मिलाप तो हुआ नहीं, लेकिन अमूल ने कर्नाटका के मार्केट में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और देखते ही देखते वो मार्केट में नंदिनी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। आज ये वॉर सिर्फ बिजनेस राइवलरी तक नहीं बल्कि रीजनल प्राइड, लोकल वर्सेस नेशनल ब्रांड डिबेट तक पहुंच गया है। छठा, BMW वर्सेस ऑडी। आज तक आपने दो कार्स के बीच में रेस जरूर देखी होगी पर यह रेस है कार बनाने वाली दो कंपनियों के बीच में। जर्मनी की दो नामचीन कंपनियां ऑडी और BMW एक दूसरे से लंबे समय से टग ऑफ वॉर खेल रही है। उनका ये टग ऑफ वॉर सिर्फ कौन सी कंपनी कार स्ट्रांग है यहां तक सीमित नहीं है बल्कि ये वॉर उनके ब्रांड नेम, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को लेकर भी हो रहा है। देखिए शुरुआती सालों में BMW अपनी स्पोर्टी और ड्राइवर फोकस कार के लिए मार्केट में टॉप पर थी, लेकिन ऑडी ने अपनी यूनिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी से BMW की टॉप पोजीशन को खतरे में डाल दिया। और दोस्तों फिर BMW के बढ़ते मार्केट शेयर को देखते हुए ऑडी ने भी कार की एडवांस इंजीनियरिंग और क्वालिटी पे फोकस
फोकस करना शुरू किया। अब ये बात जैसे ही BMW को पता चली, उसने भी अपने कार के डिजाइन को इंप्रूव करना शुरू किया। फिर दोनों कंपनीज एक से बढ़कर एक मॉडल मार्केट में लॉन्च करने लगी। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वॉर थी वो सिर्फ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी नजर आने लग गई। अप्रैल 2012 में ऑडी ने कैलिफोर्निया में अपनी न्यू ऑडी 4 को लॉन्च करते हुए एक बिलबोर्ड लगाया जिसपे लिखा हुआ था, चेस नो थैंक्स, आईड रादर बी ड्राइविंग। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद उस बिलबोर्ड को हटाकर ऑडी ने एक नया बिलबोर्ड लगाया विद द कैप्शन यू मूव BMW। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस को लेकर तो पहले से ही जंग छिड़ी हुई थी, पर इस बिलबोर्ड ने एक बिलबोर्ड वॉर की भी शुरुआत कर दी। फिर दोस्तों ऑडी को करारा जवाब देते हुए उसके बिलबोर्ड के एग्जैक्ट बाजू में BMW ने अपनी नई कार सेंटा मोनिका BMW लॉन्च करते हुए ऑडी को चेकमेट कर दिया। लेकिन दोस्तों ये जो बिलबोर्ड वॉर था वो यहीं रुका नहीं, दोनों भी एक दूसरे को टॉन्ट मारते हुए नए नए बिलबोर्ड पे बिलबोर्ड बनाते गए और इसी तरह इन दोनों कंपनीज की रेस अभी भी जारी है। लेकिन दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो कंपटीशन के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधे अपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर देती है और ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाती है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सी कंपनीज मार्केट में हैं जो शुरू तो किसी और प्रोडक्ट से हुई थी और आज वो कोई और ही प्रोडक्ट बेच रही है, जैसे कि सैमसंग। दोस्तों सैमसंग पहले सूखी मछली बेचा करती थी, तो आखिर सैमसंग के साथ ऐसा क्या हुआ, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।